दोस्तों नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश का दूसरा बड़ा सूबा महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव थे और चुनाव से पहले चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम राजनीतिक पंडित इस सूबे पे अपनी नजर बनाए हुए थे। इसके बाद जो परिणाम आए वो काफी चौंकाने वाले थे। बहरहाल, एक ऐसी शख्सियत जो ये परिणाम को पहले से ही उन्होंने आंक लिया था और उनके लिए परिणाम कोई चौंकाने वाला नहीं था। तो फिर हमने आज उन्हीं को आज आमंत्रित किया है हमारे इस मंच पे, जो देश के ऐसे बुद्धिजीवी राजू पालेकर साहब को, जो एक पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाज में जो चेतना जगाने का भी जो मुखरता से काम करते हैं। तो पहले तो हम उनका स्वागत कर लेते हैं। सर जी, हमारे मंच पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू राहुल जी। सर सर, बात तो बहुत कुछ करनी है सर। शायद आज हमारा समय की जो सीमा है वो भी बढ़ जाएगी। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि कहा जाता है कि सर नरेंद्र मोदी साहब आपके अच्छे मित्र थे और काफी आपके अच्छे शुभचिंतक में ऐसा माना जाता है। तो सर, ऐसा क्या हुआ? देखिए, मित्र तो नहीं कहूंगा, वो ज्येष्ठ हैं और वो उम्र से भी बड़े हैं, लेकिन मैं उनको मिला हूँ 2 बार 3 बार। और अ, उनके यहाँ से हैप्पी बर्थडे वगैरह वो याद रखे आता भी था, प्रधानमंत्री होने के बाद भी। मुख्यमंत्री तो थे। जी हुआ कुछ नहीं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और जी वो मेरे ऐसे करीबी वगैरह नहीं थे, शायद वो मुझे अभी याद भी नहीं होगा। उन्होंने तो इतने, जो ओबामा वगैरह से तू तड़ाक बात करते हैं तो किसको याद रखेंगे वो। लेकिन वो हाँ, मैं मिला 2-3 बार। एक बार जेटली उनके साथ थे, उनके मुख्यमंत्री भवन में ही मिला मैं। और वहाँ पे तो उस टाइम में वो एक मेरा दोस्त हुआ करता था, वो बाइक लेके आता था मुझे ले जाने के लिए वापस, क्योंकि वहाँ से उनके मुख्यमंत्री आवास से कोई जाने आने की सुविधा नहीं थी। जी वो मैंने गया हूँ, लेकिन समस्या ये है कि नोटबंदी के बाद मैंने वो जब प्रधानमंत्री बने तो अन्य लोगों की तरह मैंने कोई वो नहीं किया कि अब प्रधानमंत्री चुन के ही बने थे। 2014 के इलेक्शन फेयर थे, तो मैंने ये लिखा था, मेरा आर्टिकल लिखा था, उसके ऊपर बहुत कड़ी आलोचना हुई कि मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी उसका पास्ट अच्छा बुरा हो, अगर लोग चुन के देते, जैसे कि अब ट्रम्प 34 फैलनीज हैं उन पे, एक कन्विक्शन है, अब लोगों ने चुन के दिया है तो चुन के दिया है उनको, है ना। लेकिन मैं इन्हें माना कि संसद में उनको 2 साल का मौका देना चाहिए। मैंने लिखा था, ट्विटर पे भी लिखा था और ब्लॉग लिखा था मैंने। मेरी किताब में वो शामिल है, इन द क्वेस्ट फॉर फिलोसॉफी। जी तो वो मैंने लिखा था कि 2 साल उनको वक्त देना चाहिए और 2 साल में उनके कदम किस रास्ते पे जाते हैं उस पे हमें तय करना चाहिए कि वो अच्छे प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं। तब तक उनकी आलोचना करना अचानक शुरू नहीं करना चाहिए, उनके मुख्यमंत्री पद की जो बातें हैं उसको लेकर। जी तो और मैंने भी उसका पालन किया। 2 साल मैंने उनके पक्ष में या खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा। ज़्यादातर पक्ष में ही लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो। यानी पक्ष में, यानी जो सरकार कर रही है वो क्या कर रही है। जबकि एक एक ब्लॉग आया था लालकृष्ण आडवाणी जी का, जी उसमें उन्होंने आलोचना की थी। आपको याद होगा, उसके ऊपर रवीश ने एक ब्लॉग ये भी बनाया था, शो भी किया जी जी था। एक धुआं सा बीच में एक दीवार बन गई है धुएं की, ऐसा कुछ आडवाणी ने लिखा था। उसके बाद उनको चुप जी करा दिया गया। वो जी शुरुआत की। फिर मैंने एक बार, राजकुमार झा साहब थे इंडियन एक्सप्रेस के, हैं यानी सफर, तो उन्होंने मोदी जी के हाथ से पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। तो उसकी भी मैंने तीखी आलोचना की थी। मैंने कहा था, तो फिर आपको मालूम था तो आप इनकार करने के लिए क्यों गए थे? मैंने, ये ऐसी बातें हुई थी। तो जो इसको अच्छा रिलेशन कहते हैं, तो हाँ, मेरी तरफ से तो अच्छा ही था। जी अब उनकी, वो प्रधानमंत्री थे, वो थोड़ी मेरे घर आने, मैं अदानी थोड़ी हूँ कि रोज घर पे आएंगे वगैरह मिलने, ऐसा कुछ नहीं। तो तो मेरे पास प्लेन भी नहीं है यार, रिक्शा से वगैरह आ जाता था। मेरी गाड़ी बाद में आई। तो बात वो नहीं है। बात ये है कि
उम, नोटबंदी जिस दिन हुई, जिस रात को, जी, उस रात, उसके बाद 2 दिन बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ। एक बड़ी सर्जरी हुई। अ, हालाँकि वो सेफ थी, लेकिन और सेफ हैंड में हुई, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। यानी मेरे यूसोफेगस में, यानी अन्न नलिका जिसे कहते हैं, उसके साइड जी। में एक एक बहुत बड़ा अंडे जितना ट्यूमर हुआ था। ओह! और वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे पीठ में दर्द होने लगा तो मुझे लगा, तो मेरे दोस्त ने कहा सीटी स्कैन कराते, तो वो उसमें पता चल गया। कुल मिला के बात जी, वो है कि यहाँ के देश के सबसे बहुत बड़े जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और बेसिकली जो मेडिसिन में इस शाखा में वो है अमित महदेव, उन्होंने सर्जरी तो तीसरे दिन जी। थी। तो वो जो अस्पताल था वहाँ पर कुछ कैश लेते थे, याद है आपको? पहले डिपॉज़िट, किसी भी जी, अस्पताल में आपको दाखिल होना है तो कैश लेते थे। कैश सही तो बात है। हाँ, तो मैं बहुत मुश्किल से कैश जुटा पाया था, हुँ, और वो भरनी थी, और यहाँ नोटबंदी कर दी साहब ने। और फिर जापान में जाके बेटी की शादी है, घर में पैसा नहीं है, ऐसा-वैसा भाषण भी किया, जो बहुत निर्मम लगा मुझे। उसके बाद मैंने उनके उनके नोटबंदी पे ऊपर मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और वो मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा था ये फ्रॉड है, और दुनिया में डाका डाला गया है, और कैश का मतलब ब्लैक मनी नहीं होता। ये मोदी जी की समझ सही के बात। परे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद तो जो मेरा धर्म था वो मैंने किया, उनका धर्म था लेकिन मैंने आपको ये बताई मेरे जीवन का वो हिस्सा जो अभी मैंने शेयर कभी नहीं किया था, जो ट्यूमर जी, वाला, वो जी, इसलिए बताया क्योंकि लोग किस-किस स्थिति से गुज़रे होंगे। सही अचानक बात है अस्पताल सर। में नोट लेने से इनकार कर दिया, जो जुटाए थे लोगों से, वो लोगों ने वापस लेना से इनकार कर दिया। तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया वो। तो कुल मिला के 3 लाख का होगा शायद, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो था 2016 की बात है। तो इतना पैसा लोगों का वापस कैसे नए नोट में मैं दूँ? सही कैश बात। तो मेरे पास होती नहीं थी। अब ये जो कैश, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैश ज़्यादातर हैंडल कौन करते हैं? छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी। सही बात है। 87% आपका मनी देश की अर्थव्यवस्था से निकाल कर इन्होंने धन कुबेरों को, यानी अडानी, अंबानी जैसे धन कुबेरों को कर्जे बैंक के थ्रू दिलाए, अपने पैसे, हमारे जो पैसे थे उसके, और उन्होंने पीएसयू खरीद लिया, या भारत की जो संपत्ति थी जनता की वो खरीद ली उससे, हमारे पैसे से, और वो अमीर जी, बन गए। और वो टू बिग टू फॉल बोलते हैं उनको। क्यों टू भाई, मुझे मेरे नाम पे पोर्ट सारे कर दो, मुंद्रा पोर्ट मुझे दे दो, एयरपोर्ट दे दो, मैं भी आई एम आल्सो टू बिग टू फॉल। ऐसा अगर, और पैसे भी मैं नहीं दूँगा, मैं पैसे भी स्टेट बैंक से लूँगा। मेरी मीटिंग आप विदेश में अरुंधति भट्टाचार्य से करा दो, हो जाएगा ना मेरा भी काम। तो ये सारा होने के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके पहले भी उनके ऊपर आलोचनात्मक मैंने लिखा था। जी, अब आपने ये पूछा इसलिए मैंने बताया। मैं 2-3 बार जो जी, मिला था उसको, एक काम के सिलसिले में मिला था, और एक फ़िल्म के मामले में था वो उसका। मैंने कोई तस्वीर भी नहीं खींची, लेकिन ये ज़िक्र जो है, वो मेरी किताब है, माणसं भेटलेली न भेटलेली, मराठी किताब है। उसमें जी, मैंने किया है इस चीज़ का ज़िक्र। तो कई लोगों को ऐसा लगे कि मोदी जी मेरे घर आया जाया करते थे, या मैं मोदी जी के, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अडानी के घर या प्लेन में आया जाया करते थे। हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। ना राहुल आते हैं, ना मोदी आते हैं। हम सही मध्यम बात वर्ग है। में आते हैं ना। हम जी, गरीब होते तो फ़ोटो के लिए भी सुविधाजनक हो जाता। हम मध्यम वर्ग में आते हैं तो ना ही और हम अ, ऐसी कोई जाति के भी नहीं, जनजाति के भी नहीं कि फ़ोटो खींच के इनको झूठा वो मिले। उनका सही कल्याण नहीं बात है। किया इन्होंने किसी ने, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए काफ़ी है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आती है, और मोदी जी के बारे में जो मैं बाद में देखता गया, वो इतनी निर्ममता से चीज़ें उन्होंने हैंडल की देश की, कि आज जो देश का चित्र है वो मुझे समझ में नहीं आता कि आने वाली पीढ़ियाँ कितनी बर्बाद हो रही है। और मैं देखता हूँ कि हम जिस टाइम में हम थॉट प्रोसेस के लिए सोचते थे ना, कॉलेज के डिबेट ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे। जी, उस टाइम में लोग अब जय श्री राम के नारे लगाते हैं अच्छी-अच्छी कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में। मैं सोचता हूँ कि यार बर्बाद हो गया। इनका तो कोई नहीं, इनका श्रीराम भी इनका नहीं है, सही और बात है सर। कोई नहीं है इनका। तो मोदी सर जी ने ये सारा किया, तो वो हाँ, बहुत बड़े मुझे लगता है गुनाहगार है इस चीज़ के लिए। और मुझे नहीं पता उसकी सज़ा है, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मैं उस दायरे में, वो मेरा दायरा नहीं, पत्रकार का दायरा नहीं है। नहीं है, सही बात मुझे सर। छुट्टी तो चाहिए एक नागरिक के नाते, मुझे लगता है।
नोटबंदी से शुरू होता है और अडानी तक आता है। सर लेकिन जब अडानी पे ही सर चर्चा कर रहे हैं तो सर अडानी से ही सर मैं स्टार्ट करूंगा। हालांकि मैं तो महाराष्ट्र से शुरुआत करने वाला था, लेकिन अब मैं अडानी से ही शुरुआत करता हूँ। सर कल का एक वाक्य आपने देखा होगा, राज्यसभा के अंदर में एक सीट के नीचे 50,000 रुपए बरामद होते हैं, वो उस पर जांच बैठ जाती है सर। लेकिन अडानी के ऊपर अरबों रुपए का आरोप लग रहा घूसखोरी का, उसके पर सर जांच नहीं हो रही सर, क्यों? सर अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि अडानी के ऊपर आप जब लिखते हो, बोलते हो, तो जिस तरह से आपको ट्रोल्स या भाजपाई ट्रीट करने लगते हैं, लिखने लगते हैं आपके ऊपर, तो आप मोदी शाह पे भी बोलो तो इतना नहीं करते हा हल्ला। जी तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि मोदी ही अडानी है या अडानी मोदी से भी बड़े हैं। ही इज अनक्राउंड किंग ऑफ इंडिया। तो ऐसा होता है ना कि राजा कोई भी पाप करे तो पाप नहीं होता। ऐसा एक टाइम था 15वीं शताब्दी में, दुनिया के जी इतिहास में उसको मध्य युग कहते हैं, कुछ लोग उसको काला युग भी कहते हैं। वो युग अब अवतरित हुआ है हमारे देश में और उसके जी मुखिया है अडानी। तो अडानी। आप अडानी के खिलाफ राहुल जी बोले, महुआ मोइत्रा जी बोली, संजय सिंह जी बोले, तीनों ने उसकी सजा भुगती। जी उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला तब सजा कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उन्होंने अडानी के खिलाफ जब हाथ डाला तो सजा भुगती। तो इसका मुझे ऐसा लगता है एक रावण के लिए नाभि से इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो सही नाभि बात है को सर। सुरक्षित रखना चाहता है ये सारा दशानन जो है आरएसएस का, वो नाभि को सुरक्षित रखना चाहता है, तो अडानी को सुरक्षित रखना चाहता है। आज उनके भाई का बर्थडे है, वो मैं बर्थडे विश देता हूँ अडानी के। वो जयपुर गए हैं और बहुत अच्छा। बड़ा समारोह है शायद वहां पर उनकी किसी होटल में, और हम्म। कोई 18-18 घंटे उसके लिए काम भी कर रहा है। ये ऐसे ओहो। समारोह अडानी समारोह बना कर सके इसलिए। सब दर्शक समझदार है सर, समझ गए होंगे। मैं बताने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें मजा है। जो व्यंग में जी। मजा है वो सीधे कहने में कहाँ। कहा मजा, सही बात है सर। ये बात तो बिल्कुल सर, हम क्योंकि सर आज इत्यादि, सर। अब मैं राजेश जोशी जी की कविता है इत्यादि नाम की, जी आप जरूर पढ़िए और आप दर्शकों को भी पढ़ के जी दिखाइए। जी वो इत्यादि में हम आते हैं सर। हम ना अडानी में आते हैं, हम ना मोदी में आते हैं, हम ना पवार में आते हैं, हम ना ठाकरे में आते हैं, हम ना अखिलेश में आते हैं, हम ना तेजस्वी में आते हैं, हम इत्यादि में आते हैं। इत्यादि तो भांति हमें भांति ना में आते हैं। तो वो कविता बहुत अच्छी है, आप जरूर पढ़िएगा। जरूर जरूर सर। तो सर अभी तो ऐसा हो गया है कि अडानी एक वो नहीं, अडानी एक देश हो गया, यानी समझिए देश से बड़ा हो गया। यानी उनके खिलाफ कोई बोल जाता है तो समझिए पूरा देशद्रोही ऐसा हाल हो जा रहा है सर। ये कहाँ जा रहा है देश, समझ में नहीं आ रहा है। सर सड़क इसका से जवाब, सदन, सॉरी सॉरी, आप पूरा करिए। नहीं नहीं सर, वही वही कर सर, सदन से लेके सर सड़क तक क्या हाल है सर। संभल पे सर राहुल गांधी को नहीं जाया जा रहा है सर। सबको समान नागरिकता का अधिकार है, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन ये देश किस ओर जा रहा है सर। आपने तो सर इतना इतना समय देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपसे थोड़ा ज्यादा देखा मैंने, उतना ही देखा जितना आपने देखा, लेकिन नहीं फाइनल हम। क्वांटिटी में ज्यादा देखा होगा। जी जी बाकी ये देश तो वैसा ही रहा है। अब मुझे राहुल जी के संभल जाने पे एक थोड़ी आपत्ति है। उनका जी संभल का जाना उनको पूरा करना चाहिए। मैं उनसे अपेक्षा जो करता हूँ वो गांधीयन, मैं गांधी, नेहरू और अंबेडकर जी, ये तीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर और फिलोसोफर है। जी और देश के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये तीन फिलोसोफर और थिंकर जो है उनको अपने आत्मसात करें। जी राहुल जी जब आंदोलन छेड़ रहे हैं या कश्मीर जाने के लिए भी या संभल जाने के लिए, तो उनका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है कि गांधीयन वे क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस, उनको उसे अंजाम देना चाहिए। या तो अरेस्ट करो या तो मैं संभल रह जाके रहूंगा। सही बात है। आपको रोका तो वापस आना, ये गांधीयन वे नहीं है। गांधी जी कभी हम्म, रोकने से रुकते नहीं। आपको मालूम है वो गांधी फिल्म में आपने देखा होगा, वो वैसे ही हुआ। वो नमक का जो सत्याग्रह है उसमें एक के पीछे एक लोग आते हैं, उनके सर पे लाठियां बरसाई जाती है, वो गिर पड़ते हैं, उनको उठा के दूसरे सत्याग्रही ले जाते हैं, फिर आते हैं। आते तो हैं। नमक उठा के जाते हैं आखिर, वो आंदोलन तब पूरा होता है। तो शुरुआत, मध्य और अंत में कथा का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शुरुआत। जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक जी शुरुआत थी। अडानी के खिलाफ जो आप
अब राहुल जी बोल रहे हैं वो एक शुरुआत है, जी उसका आरंभ का वो एक आरंभ है, आरंभ का मध्य भी होगा आंदोलन का, और उसका अंत भी होना चाहिए, और आपके पक्ष में होना चाहिए, जनता के सही पक्ष में बात होना चाहिए, अडानी के नहीं। तो ये आंदोलन तभी कामयाब हो सकेगा या अंजाम तक पहुंचेगा जब नेता विपक्ष उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए गांधी जितना समर्पित हो। वो राहुल जी हैं, जी लेकिन उनके सलाहकार और उनको ऑक्यूपेशनल आधार, और राहुल जी की जान को खतरा है, ये मैं भी जानता हूँ। तो वो सारी चीजें पकड़कर वो जाते हैं और फिर वापस आते हैं। फिर क्या हो जाता है कि ना संभल के लोग खुश हो जाते हैं, ना संभल जी के लोगों को आधार मिलता है, ना मुसलमानों को सपोर्ट मिलता है, ना सत्ता पक्ष डर जाता है पूरी तरह से। सत्ता पक्ष आधा डरता है अभी राहुल जी से। राहुल जी अगर सही बात गांधी जी की बातें उनको पूरे इंजाम तक ले जाएंगे ना, तो भाग जाएंगे ये लोग। सही आप बात लिख है के सर। रखिए मेरी बात, एक बार नमक उठा के देखिए, फिर पता चलेगा इनमें कितना दम है। दम कितना है, सही ये बात है ब्रिटिशों के गुलाम थे और हमेशा रहे, मुखबिर थे, वैसे हमेशा रहे। इनमें वो सर। ब्रिटिशों जितना दम नहीं है। एक सही बार बात है कोई सर। नमक उठाए तो ये भाग जाएंगे, याद रखिए राहुल जी। सही बात है सर। अब वो कांग्रेस को, राहुल गांधी तो ठीक है, वो उनको भी फॉलो करना चाहिए, और प्लस जो उनके इर्द गिर्द जो है उनके सहयोगी जो उनके कान में बात करने वाले हैं, अब वो सर उनको देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं सर, क्योंकि महाराष्ट्र में सर जो चुनावी परिणाम थे उसको आप पहले से मुखरता से सर उठा रहे थे, और उसी पे सर मैं अभी तक जो भी अभी तक महाराष्ट्र में हुआ है शुरू से लेके अंत तक सर, उस पे आपकी सर टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि परिणाम को लेके आपने पहले ही बता दिया था कि कुछ भी कर लें, जीतना तो महायुति को ही। सर मैं आपको बताता हूं कि परिणाम का आकलन जो है वो मुझे इसलिए था क्योंकि लोकसभा में मैंने देखा था, 2019 जी में मैंने देखा था। जी 2019 में राहुल जी अमेठी में हारे नहीं थे, उनको हराया गया था, और इस बार नेचुरल प्रोसेस होने दिया गया, इसलिए राहुल जी जीतने वाले थे। वो जी वो स्मृति ईरानी को हराया नहीं गया, लेकिन वो नेचुरली हार जाएगी इतना देखा गया बस। समझे आप बात को? तो बात यह है कि मैं तब से बोल रहा हूं, ये लोग अब बोल रहे हैं, सिर्फ हम्म ईवीएम नहीं, ईवीएम का अपना स्वभाव नहीं, चरित्र नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है। जी सर संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आप वोट का बटन दबाते हैं, आपको वीवीपैट में दिखता है। वो वीवीपैट जी मशीन रखा क्यों है मुझे बताइए। वीवीपैट मशीन का ना पर्चा आपको दिया जाता है, ना उसकी गिनती होती है, तो वीवीपैट है सही क्यों? बात। क्योंकि मैं आप बताता हूं, वो जो आप वोट दबाते हो तो वीवीपैट में जाता है, वहां से आखिरी कमांड जो है वो कंट्रोल यूनिट को जाता है, वो आपका कमांड नहीं डायरेक्ट जाता है। वो हम्म दूसरा कोई प्रोग्राम कर सकता है, या तो मशीन में पहले से कर सकता है, या इन हम्म वक्त पर सेम बार कोडिंग वाला मशीन बदल सकता है। जी तो आपको संविधान से आगे, यानी संविधान के दायरे से आगे जाकर ये प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, जी जिसमें अगर प्रशासन या इलेक्शन हम्म कमीशन या कोई बॉडी, लोकल बॉडी, जोनल ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सारे कॉम्प्रोमाइज हो जो होते हैं, तो 100% सत्ता पक्ष जीतेगा, ये मुझे मालूम। जी और कौन सा राज्य उन्हें इंपॉर्टेंट है और कौन सा राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आपको एक धुएं के पर्दे में रखने के लिए कौन सा राज्य वो छोड़ देंगे, वो भी मुझे मालूम जी है। इसलिए मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीतेगी, और मैंने ही नहीं कहा था, एक दिन पहले मेरे ही ट्वीट को कोट करके दिग्विजय सिंह साहब ने भी लिखा कि जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं, ये मेरे सोर्स ने कहा है, और मेरे सोर्स का ये कहना झूठ हो ऐसी मेरी हम्म प्रार्थना है, लेकिन झूठ होगा नहीं, ये उन्होंने भी लिखा था। तो अब ये जी ऐसा कोई 2019 में मैं अकेला था, फिर अभी अभी तो बड़ा कारवा बन गया है, आप जी दर्जी से, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर हम्म कि विपक्ष को अभी भी समझना नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करना चाहिए। तो सही बात है शुरुआत सर। उनको कैसे करनी चाहिए, मार्केटवाड़ी ने महाराष्ट्र में दिखा दिया आपको, आंदोलन के किस तरह का होना चाहिए। तो अब जी देर किस बात की, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस के जो नेता साउथ से आते हैं, उनको हम्म लगता है कि ये झूठ है, मैं हम लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि जी वो इसको डीएम के शासित या कम्युनिस्ट शासित राज्यों से आते हैं, चिदम्बरम साहब, शशि थरूर साहब, कार्ति जी चिदम्बरम, संथिल जी। तो उनको पता नहीं चलता कि कैसे वो प्रशासन उसको हैंडल करता है। सही बात है तो सर। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड के आदमी को भ्रष्टाचार क्या है, भारत में कैसे होता है, एक मैयत में भी
पैसा लेकर वो मैयत में भी जाना पड़ता है, तो वो बात न्यूजीलैंड के आदमी को नहीं पता चलेगी, क्योंकि वहाँ सही बात भ्रष्टाचार है। मालूम ही नहीं है। वैसे साउथ के लोगों को नहीं पता चलेगा तमिलनाडु में कि जिस तरह से ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इलेक्शन को रिग करते हैं। तो कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं, और साउथ के लोग अब उनको मान के पूरा एकमत होने तक इंतजार करेंगे, तो मुझे लगता है तब तक हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से आ जाएगा, भारत का तिरंगा भगवा हो जाएगा। और सही बात मुसलमान है। सबसे ज्यादा पीस रहे हैं इसमें बिना वजह, क्योंकि अडानी का फायदा पहुंचाने के लिए आपको एक डाइवर्जन चाहिए। आपको अडानी को निरंतर अमीर करते रहने के लिए और उसके नए नए फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस अमल में लाने के लिए देश में आपको एक डाइवर्जन चाहिए यूथ को। वो डाइवर्जन हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर देते हैं, तो बेचारा मुस्लिम कोई वजह ही नहीं है उनके ऊपर जाने की। सही आपका बात है सारा सर। पैसा लूट रहा है, एक एक आपका ही आदमी लूट रहा है, वो मुस्लिम नहीं है। और ना ही आप जो बेकार है, जो इन्फ्लेशन के मारे हैं, वो मर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो हिंदू ही तो है। और हम सही मुंबई बात में है। देख रहे हैं कि जैन लोग हमें जगह नहीं देते बिल्डिंगों में। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि अपने बिल्डिंग में मुस्लिम डॉक्टर कपल आया, तो उनको रहने की अनुमति देने से मना कर दिया अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने, 500 वगैरह। ऐसा मैंने देखा, अभी कल आंदोलन हो रहा था। जी। हमारे लिए दिक्कत यह है कि हमें हिंदू होने के बावजूद, आप हिंदू हो, हिंदू ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, जैन लोग जगह ही नहीं देते अपनी बिल्डिंगों। और सही बात है। अडानी को अपने धर्म को ठीक करना चाहिए पहले, फिर मुसलमानों को सीख देनी चाहिए। अब हम सही सारी बात बातें अगर अडानी के बारे में ही कहना, हम एड्रेस करनी है, तो हम मोदी जी को क्यों एड्रेस करें? हम सीधा अडानी जी को ही कहेंगे, प्रिय अडानी जी, आदरणीय अडानी है। जी, ऐसा ही कहना शुरू करें, है ना? सही बात है। सर जिस तरह से आपने बताया सर, मातरवाड़ी के लोगों ने जो खुद से एक अनूठा एक प्रयोग किया कि उन्हें संदेह था कि भाई मशीनों में जो हमने वोटिंग किया है, तो सर कहीं ना कहीं प्रशासन, पूरा डर का माहौल देखा गया, पूरे गांव के अंदर पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया। सर ये क्या छुपाना चाह रहे थे सर, ये सच सामने आ जाता। सर पहले तो ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जी। और कानूनन अपराध प्रशासन ने किया है। मैं आपको कैसे वो बताता हूँ। जी। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो संविधान है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैलेट पेपर पे मतदाता को मत देना चाहिए। जी। अगर इससे अलग कोई प्रक्रिया अगर आपको लेना करनी है, तो इलेक्शन कमीशन को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नोटिस जारी करना चाहिए। वो प्रक्रिया जी। कैसे होगी? ऐसी कोई नोटिस जारी किए बिना ईवीएम पे इलेक्शन होते हैं, पहली बात। तो ये असंवैधानिक चुनाव हो गए, बात वो हम लोग बाजू रखते हैं। आपका गुप्ता सर्वे कर सकता है, हम्म। आपका प्रशांत किशोर सर्वे कर सकता है, गांव वाले भी सर्वे कर रहे थे। 200 सही बात एफआईआर है। की गई, 200 एफआईआर की गई। मैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो जी। 200 एफआईआर जिसने की, उस पे कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना इलेक्शन कमीशन रूल कर रहा था महाराष्ट्र को, ना मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का, ना जी। कैबिनेट भंग हो चुकी। एकनाथ शिंदे केयर टेकर था, लेकिन वो भी असंवैधानिक रूप से, क्योंकि वो टाइम भी सही बात। पार हो गया था। बाहर हो तो जाएगा, सही बात है आदेश सर। किसने दिया और 200 लोगों पे एफआईआर किसने कराई, वो ढूंढ के उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी भी कानूनी प्रक्रिया का राज हो, तो उसको सजा मिलनी चाहिए जो एसपी है वहां के, जो आला पुलिस अधिकारी है। और 1500 लोगों के गांव में हजारों पुलिस, सैकड़ों पुलिस क्यों जाती है? एक मॉक पोल के लिए। वो करें यार, पूरा देश मॉक पोल कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं है कि 144 लगाने की जरूरत ही नहीं है। लोग शांतिपूर्ण रूप से, ये तो ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था। सही बात है सर। देखिए, आप बीजेपी की अपनी अपनी इलेक्शंस होती नहीं है, वो बात अलग है। मोदी जो जो अमित कहे वही सही, जो ना खाता ना बही, लेकिन एक्चुअली अडानी कहे वही सही। सही। लेकिन बात यह है कि चुनाव होता है, इंटरनल चुनाव होता है, ऐसा हम मान के, तो हम्म। वहां पर पुलिस 144 लगाती है क्या बीजेपी का ऑफिस के बाहर? यहाँ पर मरकड़वाड़ी ने वोटिंग करके, एमएलए तो चेंज होने वाला नहीं था, ना ही वो आग्रह कर रहे थे। उनको हम्म। बस दिखाना था अपने अपने नेता को जो हारा है, कि हमने, हमारे गांव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप हमारे नेता हो, आपको वोट दिया है। जी।
और जो वोट गए हैं वो हमारी इच्छा से नहीं गए, वो मशीन द्वारा कुछ हेराफेरी करके गए। तो इससे अगर इलेक्शन कमीशन डरता है, प्रशासन डरता है, पुलिस डरती है और केंद्र शासन डरता है, इसका मतलब उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। और ये इसका मतलब ये है कि इसका आप समझ गए होंगे, पहला जो आपका सवाल था कि एक दिन पहले से मुझे क्यों मालूम था कि बीजेपी चुन के आए। सही बात है सर। ये अब ये आपने माहौल देखा, इसको पहले से आपने सर आपने जो नस हुआ पकड़ा, और लोगों ने कहा कि ये अंदर करंट था रिजल्ट को देख के। सर कोई अंदर अंडर करंट। सर हरियाणा में भी पूरी तरह से चुनाव हार चुके बीजेपी, जी और उसके ऊपर भी वोट फॉर डेमोक्रेसी ने रिपोर्ट लाया, लेकिन रिपोर्ट भी विपक्ष पढ़ता। देखिए, विपक्ष की भी गलती है, कांग्रेस की भी गलती है कि वो लोगों की सुनते नहीं है। एक्सेसिबिलिटी सर। जीरो है, अप्रोचेबिलिटी जीरो है, ना हमें रिप्रेजेंटेशन है कोई सिविल सोसाइटी या इंटेलेक्चुअल्स को। उनके दो तीन वो जो है योगेंद्र यादव जो दिल्ली में ही रहते हैं, बस उनको, यानी भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, उसकी जानकारी नहीं है उनको। इतने सही रिपोर्ट्स बात आते हैं, है। कोई पढ़ने वाला नहीं है। हमें नहीं मालूम कि विपक्ष को कहना यानी किसको कहना चाहिए। सही बात है सर। यानी वो बात होगी ना, वो शरद जोशी व्यंग्य लेखक थे, वो लिखते थे जी कि जैसे कांग्रेस के बारे में अब ऐसा हो रहा है, विपक्ष के बारे में ऐसा हो रहा है। वो सरकार के बारे में उन्होंने लिखा था कि जब समस्या आती है तो सरकारें ठोस कदम उठाती है, कदम जी इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। तो अब ये जो समस्याएं आती है इलेक्शन की, उसके ऊपर जनता आक्रोश करती है, तब कांग्रेस और विपक्ष ठोस कदम उठाती है, इतना ठोस उठाती है कि उठ ही नहीं पाता है। आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे लगता था सही बात। विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी से लेकर साहब मार्केटवाड़ी जाएंगे। सोलापुर की जो कोई भी नहीं है। सांसद है प्रणीति शिंदे कांग्रेस की, वो भी तो नहीं गई वहां। सही बात है सर। उनको जाना चाहिए सर। नहीं नहीं सर, ये और हम कौन कहने वाले हैं सर, हम नहीं कहेंगे, हाँ। उनको मोदी जी कहेंगे तब जाएंगे कांग्रेस वाले भी। तब जाए। सही बात है सर। क्योंकि मैं और आपको सर बताता हूँ, जी सोलापुर में महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार, इसके मैं बोला ये इसके पीछे कोई कहानी है। सोलापुर जी में महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार एक था, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट का था। जी आखिरी दिन वो चुन के नहीं आया, तो आखिरी दिन एक एक अपक्ष खड़ा था, उसको खुद सुशील कुमार शिंदे साहब, कांग्रेस के आला नेता और अच्छे हमारे यानी उनको मैं ये कह सकता हूँ अच्छे मित्र, यानी जी ज्येष्ठ है लेकिन वो और प्रणीति शिंदे ने सपोर्ट किया अपक्ष को। जबकि महाविकास आघाड़ी का धर्म था कि कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए जहां उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है। वो जी दोनों दो, इससे क्या हो गया, वो अपक्ष को भी चुनाव जीता नहीं, कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे की भी चुनाव जीता नहीं उम्मीदवार, बीजेपी को वहां। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं क्या कि आप ये सारी चीजें यहाँ पर कांग्रेस में भी मोदी जी के कहने पे हो रही है। सही बात है सर। तर्क राइट से से। जाएं, हम लॉजिक से जाएं, हमारी मित्रता आप दूर रखें, तो हमें मानने के लिए बहुत सारी स्पेस है और हमें बताने वाला कोई नहीं है। सही बात है सर। हमारे सोर्सेज जो बताते हैं वही हम सुनेंगे फिर। देखिए, एक बिल्कुल पत्रकार सही का बात। दायरा है, हमारा राजनीति दायरा नहीं है, वो सही बात है राजनेता का सर। है। उन्होंने, उनके कदम ठीक नहीं पड़ रहे हैं तो विपक्ष क्या और सत्ता पक्ष क्या, हम बोलेंगे। सही बात है सर। और सर जो माकरवाड़ी के लोगों ने, गांव वालों ने किया, वो चेतना लोगों के अंदर अब जहां हो सके तो सर मैं तो हरियाणा हो गया या और कहीं पे भी ऐसा वाकया देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने, उनको लगा, संदेह था कि हमने जो वोट किया है वो गया कहाँ। लेकिन विपक्ष तमाम इन सब मुद्दों पे शांत बैठा है। और जिस तरह से हरियाणा की गलती हुई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, यानी गलतियों पे गलती करे जा रही, पर सीखने को इनके पास कुछ नहीं है। जैसे भी महाराष्ट्र के अंदर में जैसे टिकट बंटवारा को लेके भी किस तरह से आपस में लोग तालमेल नहीं रहा सर। सर मैं ये मानता हूं कि विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर ही नहीं रहा है। मैं आपको बात जी बताता हूं, ये 200 लोग जिन पे एफआईआर हुई, लोग गांव के, ये ऐसी, और बिना गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कोई थी नहीं तब, सरकार नहीं थी, हाँ गृह मंत्री नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने आप हो गई 200 एफआईआर। इनमें जो यंगस्टर्स हैं, जवान लड़के हैं, जो अपनी अंत प्रेरणा से बाहर निकले या कोई फैमिली मैन है, उनको पासपोर्ट मिलने में दिक्कत हो जाएगी, उनको नौकरियां मिलने में दिक्कत हो जाएगी, उनकी शादियों में प्रॉब्लम आ जाएगा, उनकी कई समस्याएं आ जाएगी, और ये एफआईआर पीछे कौन लेगा?
उनके लिए अगर विपक्ष नहीं आ रहा है, उनके लिए लड़ने के लिए विपक्ष नहीं आ रहा है, तो सारे 60 लाख गाँव देश के जो है उनको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? और देखिए एफआईआर अगर आप पर होता है, हमने आप भी चैनल डिजिटल चैनल चलाते हैं, यूट्यूब पे आप भी बात करते हैं, हम भी लिखते हैं, बात करते हैं। क्या जी, आपको रात को सोते वक़्त ऐसा लगता है कि विपक्ष आपके पीछे एकदम भक्कम यानी पक्का खड़ा नहीं है सर, खड़ा? विपक्ष तो आपको जितना सत्ता पक्ष आपके खिलाफ है, उतना विपक्ष नहीं है, इसी में आप खुश हैं। सही लेकिन बात है सर, विपक्ष के काम है कि आपको जोड़ें और उनको आपकी मदद लें और आपको मदद दें। वो कर रहा है सही विपक्ष। बात है सर, बिल्कुल भी नहीं सर, आपको कल कोई लीगल समस्या हो गई आपकी बेबाकी की वजह से या विपक्ष आपने जो जनता के मुद्दे सामने रखने से, तो विपक्ष की तरफ से कोई आएगा आपके लड़ने के लिए? कोई भी नहीं आएगा सर, मेरे पहचान की 3 जर्नलिस्ट लड़कियां हैं, उनमें त्रिपुरा पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं। वो खुद लड़ रही हैं। जबकि त्रिपुरा सही की बात है, रिपोर्टिंग करना उनका धर्म था और विपक्ष का धर्म था उनके लिए लड़े। अब ये लड़े, मार्केटवाड़ी के 200 लोगों के लिए कौन लड़ेगा? वो तो सही अलग बात बात है, है कि कुछ लोग हैं जिनकी सभ्यता और विवेक अभी भी जागरूक है और वो जाएँगे उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन ये राहुल जी को मालूम भी नहीं पड़ने दिया होगा सही और बात है ये सर, ये शरद पवार कल जा रहे हैं, अब मालूम नहीं वो क्या करेंगे क्योंकि उनका मैंने हर बार बोला है कि उनका कर्ण जैसा हो गया, उनका रथ का पहिया जो है, वो अडानी में फँस गया है। फँस गया है, तो उनकी बात है। अब उद्धव जी मुझे नहीं पता क्या करेंगे, कोई भी अपने से आगे देख ही नहीं पा रहा। सही बात है, मार्केटवाड़ी ने आपको एक चंपारण्य जैसी एक रास्ता दिखाया है। सही आगे बात है जाकर सर, आपको जो सिविल डिसोबीडियंस का आंदोलन चुनाव आयोग सरकार के खिलाफ करना चाहिए, उसकी प्रेरणा लोगों में जुनून तब जागेगा जब नेता आपके पीछे हैं, आपके हर सही बात है, सुख-दुख को बाँटेंगे। ये अप्रोचेबल नहीं है सर, फ़ोन नहीं उठाएँगे। सही बात है सर, वो जनता का छोड़िए, आपका नहीं उठाएँगे। आप देखिए करके सही एक्सेसिबिलिटी बात है, की बात कीजिए। सही जबकि बिल्कुल आप बोल रहे हैं सर, जवाबदेह सिर्फ सरकार नहीं है राहुल जी, विपक्ष भी है सर, जवाबदेह विपक्ष भी है ना, तो विपक्ष कहाँ जवाब दे रहा है? वो जो व देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई मतलब नहीं मैंने बता मैंने कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम जी ने कहा था आज भारत जोड़ो यात्रा के लास्ट मुझे लगता है आखिरी समापन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि हुँ, यूट्यूबर्स को हम लीगल कोई चैनल यानी वो पूछा गया था कि यूट्यूबर्स को लीगल कोई आप हेल्प करिए क्योंकि वो लड़ रहे हैं जमीन हुँ, पे एक्शन करेंगे कुछ सोचेंगे हुँ, तो अभी भी ठोस कदम उठाए हैं अब उठ नहीं पा रहे हैं सही बात है सर, तो मार्केटवाड़ी के 200 लोगों के एफआईआर का सवाल है वही सवाल पूरे देश के गांवों का है जो मोदी अडानी नेक्सस से आक्रोशित है लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए कौन खड़ा होगा वो सबसे बड़ा सवाल है और अहम सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है इतने कुल मिला दिशाहीन है कुल मिला के सर ये हो गया कि ये आग कहीं देश में और भी जाए इससे पहले 200 लोगों पे सर आई थिंक सर सेडिशन का केस मतलब इन लोगों पे सर दर्ज हुआ है ना सर यानी कोई फिर विद्रोही पैदा ना हो उससे पहले ही उनका सर कुचल दिया जाए ये इनका मैसेज पहुंचाना हुआ ना सर इसका मतलब हाँ जुबैर पे किया है ना वो मोहम्मद जुबैर पे भी तो सेडिशन का केस किया है जबकि उसने वो मैसेंजर है हम्म डोंट किल द मैसेंजर हम्म वो आपका खत लेके आया खत में मैयत की बात खबर लिखी थी उसको वो क्या करेगा अरे वो सही बात है निश्चलानंद वगैरह बातें कर रहे हैं नफरती चिंटू वो बात मोहम्मद जुबैर लोगों तक पहुंचाता है तो वो पोस्टमैन है वो जी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको गोली क्यों मार रहे हो सही जहां बात है सर नफरत फैला रहे हैं उनको गोली मारो वो तो छूट के बाहर आ रहे हैं वो सेंगर वो बलात्कारी बाहर आ गए कल उनको हाँ इंटरिम सर जेल मिला और वहां उमर खलीद अभी भी बिना ट्रायल के पड़ा हुआ है उससे जुडिशियरी कोई के चर्चा ही नहीं इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के तज्ञ हैं मुझे जिनके सामने जाने से हमें डर लगता था बचपन में कॉलेज में कि इतने बड़े वकील जजेस और हमें यही सिखाया गया कि हमेशा कोर्ट का आदर करना चाहिए वहां जाके माय लॉर्डशिप लॉर्ड माय लॉर्ड ये सब भगवान जैसे उनकी मन्नतें मांगी हुआ क्या सही बात मुझे एक वकील या जज बताएं चंद्रचूड़ बताएं गोगोई बताएं या अभी जो चीफ जस्टिस है वो बताएं कि उमर खलीद जेल में क्यों है और उसके जैसे और कई मुसलमान हैं उनके बारे में जी लेकिन वो उनको रिप्रेजेंटेटिव मैं बना रहा हूँ उमर खलीद जेल में क्यों इतना ही बताएं कॉन्स्टिट्यूशन मुझे रूल ऑफ लॉ लीगलिटी मानवता कुछ जानने की जरूरत है उमर खलीद जेल में क्यों है इसका जवाब दे
और इसका जवाब विपक्ष नहीं मांग रहा है 5 साल से, 4 साल और कुछ दिन हो नहीं मांग रहा है। तो आपको सही बात है। 200 मार्केटवाड़ी के लोग क्या अपेक्षा करें इनसे? क्या अपेक्षा करें, सही बात है सर। किस ओर जा रहा है सर देश, फिर क्या लग रहा है सर देश के देश आगे जो। अराजकता की ओर जा रहा है। सर कानून तोड़े जाएंगे तो सिर्फ वो बड़ों के लिए नहीं तोड़े जाएंगे, छोटे भी तोड़ने लगेंगे। आप देखिए, एक आदमी पे बॉस गुस्सा करता है तो वो आदमी अपमान से गुस्सा होता है, घर पे आके बीवी पे गुस्सा उतारता है, तो बीवी को गुस्सा आता है, वो जाके बच्चे को मारती है। बच्चे को गुस्सा आता है तो अपनी डॉल है उसका पैर तोड़ देता है। ऐसा वो परकोलेट होता है नीचे तक। जी ये जो है कानून तोड़ने की प्रक्रिया अडानी तक सीमित नहीं रहेगी, मोदी तक सीमित नहीं रहेगी, बीजेपी तक सीमित नहीं रहेगी, जुडिशरी तक सीमित नहीं रहेगी। गली गली पगडंडियों में भी कानून तोड़े जाएंगे और एक ऐसी अराजकता इस देश में आएगी कि आपने जो कल्पना भी नहीं की हो। ब्रिटिश आने से पहले इस देश में, ये देश तो था ही नहीं, अलग अलग राज्य थे, संस्थान थे, तो जी वो स्थिति थी। और ठग्स जो हैं वो आपको यानी काशी के लिए यानी वाराणसी के लिए जाने के लिए निकलते थे बूढ़े लोग या जवान लोग धर्म यात्रा के लिए, तो बीच जी में ही उनको मार देते थे। उसके ऊपर पीटर स्लीमन की बहुत अच्छी किताब है। तो ये स्थिति आने वाली है और उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि स्कूल बंद करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल ज्यादातर बंद हो रहे हैं। जी स्कूल में, और अब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसका मुझे बहुत मुझे आदर्श यूनिवर्सिटीज में से एक लगती थी, मैं जाता था वहां। एक एक जमाना था, मैं आपको बोलता हूँ, और बहुत ज्यादा दूर नहीं, 2011-12 में मैंने डिस्कशन एक हमारा दिल्ली में चल रहा था कि जी जेएनयू और बीएचयू और डीयू, जी इसमें पेटेंट यूनिवर्सिटी के पास जाता है। पेटेंट, मूलभूत संशोधन के पेटेंट्स कहाँ जाता है? आज की तारीख में बीएचयू में भूत विद्या सिखाई जा रही है ओ और आयुष नाम की एक मिनिस्ट्री बन गई है जिसका कोई लॉजिकल या साइंटिफिक बेस ही नहीं। तो आप समझिए, जिस बीएचयू के प्रोफेसर से मैंने बात की है, मैं आपको विश्वास, मैं आज विश्वास, मैं लखनऊ में था, जी नहीं बनारस में ही था। तो बीएचयू के जो वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की है ना बीएचयू की, जी जी मालवीय जी के बारे में हम रात भर बात किए हैं। फिर ऐसी ऐसी स्थिति थी कि हम यानी ऐसी चर्चाएं हुई कि ये पेटेंट्स ये ज्यादा मिले इस बार जेएनयू को, इसलिए बीएचयू का वो बीएचयू को ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स मिले, इसलिए इस बार हमारे साइंस के वो लोग लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। ये सारी भौतिक शास्त्र की बातें, फिजिसिस्ट की बातें हो रही है, ये सारी बातें होती थी। आज वहां भूत विद्या सिखाई जा रही है सर। आपके बताओ। बच्चे है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे बेतुकी कि आप पागल हो जाएंगे सुन के। चाइना चाइना कहां से कहां पहुंच गया है बाजू में, अपना करीबी। बस वो ये अडानी, मोदी, अंबानी और शाह सत्ता में रहे, इसलिए पूरी पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी पूरे शिक्षा नीति को संस्थान को खत्म मजाक किया जा बना रहा दिया सर। है। और मैं आपको और बात बताता हूँ, ये ब्राह्मणवादी आरएसएस जो है, उनको ऊपर उठाने के लिए सारे बहुजन इकट्ठा होकर आगे दौड़ रहे हैं, ओबीसी आगे दौड़ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये ज्ञान, ये जो समृद्धि, ये मध्यम वर्ग की जो सुविधाएं जो आपको मिली है, वो नया मध्यम वर्ग तभी बन पाया जब मॉडर्न रिपब्लिक बना, जो नेहरू और अंबेडकर ने बनाया। जी और वही अपनी यानी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। अब क्या बताएं इस देश का क्या होगा? सीधी बात है, आप लॉजिक लगाइए, आगे मैं बताऊं नहीं बताऊं आपको पता चल जाएगा। सही बात है सर। अब आखिरी सवाल है सर महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र में सर जो अब नई सरकार ने जो शपथ विधि हुई है, तो एक नाथ शिंदे का सर भविष्य क्या है और अजीत पवार का भविष्य क्या है, और यहाँ उद्धव ठाकरे, इन लोग का आप सर अभी किस ओर आप देख रहे हैं? ये 5 वर्षों तक सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, और बीएमसी के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है लोगों? देखिए, अगर लड़ना चाहे तो किसी का भी भविष्य है, वरना कब्र में तो वो लोग भी जाते हैं जो लड़ते नहीं है। तो सही बात है बात सर। समझिए, हाँ, जिनका भविष्य होता है वो लड़ते हैं। जिनका अब भविष्य ही नहीं, वो क्या लड़ेंगे? आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया, उनके पास जी इतनी अकूट संपत्ति है कि जी हमें अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए, उनके नहीं। सही बात है बिल्कुल सही सर।
तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत गहरे खाई में जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है। इससे मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मुझे दर्द हो रहा है और मेरा काम भी यही है। एकनाथ शिंदे के पास इतने पैसे हैं या अजीत दादा के पास आज ही 1,000 करोड़ उनके मुक्त कर दिए ईडी ने, फ्री कर दिए हैं। वो तो ईडी ने फ्री कर दिए, बाकी तो और भी होंगे। तो फिर सर और इतने पैसों से तो सर मैं तो बस इससे 1% में भी मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं और मैं शांति से रहना चाहता हूँ किसी गांव में जाकर, मुझे कोई तकलीफ ना है। कोई तकलीफ, कोई डिस्टर्ब ना करे एकदम। हाँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि गांधी जी का ये जो प्रिंसिपल है वो मुझे मंजूर है और वो मैंने पालन किया है जीवन भर। बिना श्रम के संपत्ति नहीं चाहिए। जितना मैंने श्रम किया है उतनी ही मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए। देखिए आज अडानी अंबानी के पास जो संपत्ति है आपको दिख रही है, वो श्रम बिना श्रम के नहीं आई, लेकिन वो श्रम उन्होंने नहीं किए, किसी और किसी ने और ने श्रम किया है। किए, उसका धन बैंक में रखा, वो उन्होंने कर्जे में लिया और उन्होंने एक व्यापार बढ़ाया, इंडस्ट्री नहीं। संशोधन, मौलिक संशोधन, मूलभूत संशोधन कुछ भी नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ नहीं, और वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो बात यह है, मैं शांति से रहना चाहता हूं, लेकिन बिना श्रम के वित्त दिया तो नहीं रहना चाहता। तो इनकी अकूत संपत्ति का मुझे कोई इससे मुझे जलस नहीं होता, क्योंकि मैं इनका तरस खाता हूं इन पर, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या खा रहे हैं। वैसे गोबर खाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है देश में। बिल्कुल सही कहा सर, अभी कुछ भी हो सकता है सर, गौमूत्र तो चल ही रहा था। हाँ। सर आप देखिए कि हम लोग दूध पीने वाले बच्चे थे बचपन में। मुझे तो दूध भी हजम नहीं होता था क्योंकि लैक्टोज ग्लूकोज इंटॉलरेंट हूं मैं। अब मूत्र पीने से लोग खुशी मनाते हैं। क्या दिन आ गए। आप गलत जगह पे जाके गाय का जो गलत चीज पिएंगे, ये जाके ये बहुत गलत है, गाय के साथ भी और आपके साथ। सही बात है सर। और ये आरएसएस का धर्म है, ये हिंदुत्व नाम का कोई धर्म ही नहीं है सर। हिंदुइज्म एक लार्जर कंसेप्ट है जो रहने की शैली है, बाकी जातियां हैं, धर्म ब्राह्मण है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म। कोई भी वेद में आप जाइए, हिंदू नाम का कोई धर्म कहीं भी लिखा नहीं, या सनातन धर्म भी नहीं है, एंशंट। सनातन का मतलब एंशंट, एंशंट तो पुराना, तो बौद्ध धर्म भी पुराना है। और आप मंदिर के नीचे खोदोगे तो बुद्धों के वो मिलेंगे, स्तूप मिलेंगे आप। तो ये सारी चीजें जो है खुदाई, ये खुदाई बस एक आदमी को बचाने के लिए हो रही है। सही बात है सर। और वो अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का। बिल्कुल। और समझ लीजिए, जिस सोसाइटी ने कहा कि हमारे डॉक्टर दंपति जो है मुसलमान है इसलिए हमारे सोसाइटी में नहीं रहे, उनको यह समझना चाहिए कि हमारा कितना सारा चलन मुस्लिम देशों से आता है। जो गाड़ियां चलाते हैं वो पेट्रोल और तेल सारा मुस्लिम देशों से आता है। ईरान और इराक, और इससे आपको मालूम है कि सऊदी हमारा कितना घना और रिश्ता है, करीबी रिश्ता है। ये जो पागलपन और वैश्यपन है जो उत्तर भारत में फैल रहा है और अब महाराष्ट्र तक आ गया है, ये ऐसा कोई हिंदू नहीं है, कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मण और बनियों के भले के लिए ये चलाई गई एक मशीनरी है, प्रोपागेंडा। इसलिए डिसइंफॉर्मेशन में हम लोग नंबर 1 पर पहुंच गए हिंदुस्तान। जाग जाओ, नहीं तो मर जाओगे, याद रखो। और वो जो डरे वो भी मरेंगे, सही बात है। नहीं वो भी मरेंगे, अगर तो डरे वो भी मरेंगे। और सर व्हाट्सएप ज्ञान ले डूबेगा इनको सर, सबको ले डूबेगा। जो 100%। ये जो पूरा जो माइंड वॉश ये लोग कर रहे हैं ना सर, आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे टाइम नहीं है, लिख रहा हूँ कुछ किताबें, तो उसके लिए, नहीं तो बीएचयू में भूत विद्या के एडमिशन लेने की मैं सोच में था। मैं सोच रहा था कि देखूं तो सही क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। क्या बात है सर। बिल्कुल सही है सर। आने वाला पीढ़ी सर किस ओर जाएगा सर, क्यों क्या दे रहे हैं, क्या देंगे हम सर पीढ़ियों को। खतरे में सर देश का भविष्य, बहुत खतरे में है। और जाग जाओ तभी सवेरा है, वरना बाद में तो टाइम भी नहीं मिलेगा, लोग भी नहीं आएंगे। अभी विपक्ष को लगता है अभी लोग कम से कम आक्रोश कर रहे हैं, बाद में लोग भी नहीं आएंगे साथ। गुजरात में जैसे हुआ, गुजरात में अब कांग्रेस के लोग व्यापार करते हैं बीजेपी के लोगों के साथ।
अच्छी जी, तरह से सही बात। पार्टनरशिप में धंधा चलाते हैं। कोई मॉडल वॉडल नहीं है गुजरात का, प्रोपागंडा है बस। बहुत असुविधाएं हैं। सही बात है सर। तो अब कांग्रेस वहां जिंदा हो ही नहीं सकती। जुनून ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। वो तो पेड़ नहीं में जाता। होता है, सही बात है सर। पेड़ में उल्टा पिछले होता है। पिछले 27 से सर 30 साल होने आए सर, अभी तक कांग्रेस आई नहीं दूर दूर तक। सवाल तो खड़ा ही होता सर है सर मुझे। जुनून ना होना तो आप कुछ नहीं कर सकते। दो ही सही चीजें बात। जो इंसान को ड्राइव करती है, एक सही जुनून बात है। या नफरत। बिल्कुल सही सर। सर, आज आपने आके हमारे इस मंच पे सर जो बताया है लोगों को, अब हमारे जो तमाम दर्शक हैं, अगर वो सुनने के बाद भी अगर थोड़ा अगर उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और आपसे सर रिक्वेस्ट है कि सर हमें थोड़ा समय देते रहिए सर, आपका जी ज्ञान जरूर, लोगों, है ना जरूर, सर? जरूर राहुल क्यों? जी, आपको मैंने कभी नहीं कहा नहीं, जब ने नहीं आपने नहीं फोन। नहीं, जी 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 सर, बिल्कुल। ठीक है सर, थोड़ा आप व्यस्त रहते हैं क्योंकि सर आपको चारों बाजू हर एक मंच पे आप सर रहते हैं, लेकिन हमारे लिए भी सर समय निकालिएगा सर। जी जी। और सर आपसे बातचीत करते हुए सर समय का मालूम ही नहीं चला सर। सर थैंक बहुत बहुत सर धन्यवाद सर थैंक यू आपने। सर राहुल, थैंक यू राहुल जी, राहुल जी थैंक थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में राजीव पानीकर साहब, जिन्होंने बताया देश में जो माहौल चल रहा है, तमाम विषयों पे हमने चर्चा किया। अडानी से लेके मशीनों पे जिस तरह से सवाल उन्होंने खड़े किए थे कि महाराष्ट्र में जो परिणाम आने वाले हैं उनको पहले से ही मालूम चल गया था, लेकिन तमाम जो विपक्षियां पार्टियां, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो आज की युवा लोग हैं उनको किस तरह से जो हिंदू धर्म के नाम पे जो भटकाया जा रहा है, उसे समझने की जरूरत है। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।